हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में देखेंगे कि कोई विवाद जो न्यायालय में दायर किया जाता है वो कौन कौन से चरणों से होकर के गुजरता, अर्थात एक मामले को न्यायालय में जब लेकर जाया जाता, वहाँ से लेकर के उस मामले में जब न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया जाता है, डिक्री बना दी जाती है और जब उसका निष्पादन होता है, तब तक एक बात कौन कौन से स्टेज से होकर के गुजरता है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है एक मुकदमे के विभिन्न प्रक्रम कौन कौन से हैं, कोई भी बात कौन कौन से स्टेज से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले हमारा आता है वाद का दायर किया जाना। कोई भी बात सिविल न्यायालय में हम क्या करेंगे, लेकर जाना चाहते हैं तो उस बात को हम न्यायालय में दायर करेंगे, जिसके बाद जब बात दायर हो जाता है तब समन निकाला जाता है और उसकी तामील कराई जाती है। इसके बाद जब तामील हो जाती है तो प्रतिवादी के द्वारा अपनी ओर का लिखित कथन पेश किया जाता है। इसके बाद न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति होती है, प्रकटीकरण होगा, स्वीकारोक्ति होगी और दस्तावेजों को पेश किया जाता है। फिर विवादकों का स्थिरीकरण होता है और यदि मामले की सुनवाई में पहली सुनवाई में मामले का निपटारा हो सकता है तो न्यायालय मामले की पहली सुनवाई पर मामले का निपटारा करने का प्रयत्न करेगा। अगर मामला का निपटारा प्रथम सुनवाई में नहीं होता है तो फिर साक्ष्य पेश किए जाते हैं, मामले पर बहस होगी और आवश्यक हो तो शपथ पत्र भी ग्रहण किए जाएंगे। उसके बाद निर्णय और डिक्री तैयार होती है और निर्णय और डिक्री जब तैयार हो जाएगी तब उसका निष्पादन कराया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जब कोई वाद न्यायालय में दायर किया जाता है तो वह निम्नलिखित जो अभी हमने पढ़ा है, वादों का दायर किया जाना, सम्मन का निकालना और उसकी तामील करना, प्रतिवादी के द्वारा लिखित कथन पेश करना, न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति आदि, विवादों का स्थिरीकरण और प्रथम सुनवाई का वाद का निपटारा, साक्ष्य का पेश करना, बहस करना, शपथ पत्र ग्रहण करना, निर्णय और डिक्री तैयार और उसके अनुसार निर्णय का निष्पादन जो होगा, डिक्री का निष्पादन होगा। तो इन 8 चरणों से कोई भी वाद जो है न्यायालय से होकर के जाता है। ये हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता में जो किसी बात को जो इन स्टेज से होकर के गुजरेगा। आइए हम आगे देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा वादों का दायर किया जाना या वाद का संचित किया जाना। तो इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 और आदेश 4 में प्रावधान किया गया है, जो बोलता है कि वाद कैसे दायर किया जाएगा। इसके अलावा आदेश 4 में आपके कहता है कि कोई भी वादपत्र उपस्थित करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। वादपत्र, तो वादपत्र के संबंध में हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 में प्रावधान किया गया है। आदेश 6 जिसमें अभिवचन कहा गया है। वादपत्र जो है अभिवचन का एक प्रमुख अंग होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई वादपत्र बनाया जाता है तो उसको आदेश 6 के नियम भी लागू होंगे। तो हम जब भी वादपत्र तैयार करेंगे तो हमें आदेश 6 के जो नियम बता रखे हैं उन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। वह आदेश 1 वाद के पक्षकार, जब भी हम हमारा वादपत्र तैयार करते हैं तो वाद के पक्षकार कि एक ही वाद कारण से अगर कई व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने का अधिकार, अंतोष प्राप्त करने का अधिकार बन रहा है तो उन व्यक्तियों को हम एक साथ जोड़ेंगे। यदि एक ही वाद कारण से पे अगर अन्य व्यक्ति से 2 या 2 से अन्य अधिक व्यक्तियों से आप अंतोष ले सकते हैं या उनसे अंतोष लिया जाना चाहिए, तो उन सब के बारे में आपके या जब भी हम पक्षकारों को जोड़ रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, तो वो संयोजन सही होना चाहिए, कुछ संयोजन नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में आपके आदेश 1 में प्रावधान किया गया है। आदेश 2 वाद की रचना। वाद की रचना हमें किस प्रकार करनी है? तो वाद की रचना हमें इस तरीके से करनी है कि जो मामले से संबंधित जो भी आपको अनुतोष मिलने चाहिए वो अनुतोष आप उनसे एक बार में ले लें। इस तरीके से हम एक बार में लें, इस तरीके के प्रावधान जो आपके आदेश 2 में किए गए हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आगे कहता है समन का निकालना एवं उसकी तामील करना। सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 27 से लेकर धारा 29 तक और आदेश 5
इसके अंदर समनों के बारे में प्रावधान किया गया है। आदेश 5 जो है आपके इसमें समन का निकाला जाना और उसकी तामील के बारे में प्रावधान है। ये बताते हैं कि कोई भी वाद जब न्यायालय में दायर हो जाता है सम्यक रूप से, तब न्यायालय क्या करेगा, समन निकालता, और उस समन की तामील कितने दिनों के भीतर, वाद दायर होने के कितने दिनों के भीतर प्रतिवादी पर की जानी चाहिए, इसके संबंध में प्रावधान आपके आदेश 5 में किए गए हैं। तामील कौन कौन से ढंग है, कौन कौन से तरीक़ों से तामील कराई जानी चाहिए प्रतिवादी पे, उन सब के बारे में आदेश 5 में आपके प्रावधान किया गया है। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन का पेश किया जाना, ये कहता है कि जब प्रतिवादी को समन की तामील हो जाती है तब वह कितने दिन के भीतर, मतलब समन की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर वो अपना लिखित कथन पेश करेगा, और जब वो प्रतिवादी अपना लिखित कथन पेश करेगा इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 में और आदेश 6 जो अभिवचन था, इनके बारे में उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है। आगे जब वाद में प्रतिवादी के द्वारा अपना लिखित कथन पेश कर दिया जाता है तब न्यायालय पक्षकारों की उपस्थिति के लिए आदेश 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 में उनकी उपस्थिति के बारे में प्रावधान करेगा। आदेश 10 में न्यायालय ये देखता है कि मामला बन भी रहा है, यानी पक्षकारों के बीच में कोई मामला है भी नहीं, इसके लिए वो आदेश 10 में पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है। आदेश 11 में प्रकटीकरण निरीक्षण के बारे में प्रावधान है। आदेश 12 में स्वीकृति, मामले के तथ्यों को स्वीकार करने के समय किसी दस्तावेजी सूचना की स्वीकृति के बारे में प्रावधान है। आदेश 13 में आपके दस्तावेजों का पेश किया जाना, जो मामले से संबंधित दस्तावेज उनको पेश किया जाना, उनका परिवर्तन यदि आवश्यक हो तो उनको न्यायालय परिवर्तन कर सकता है, और लगता है तो न्यायालय उनको वापस लौटा ही सकता है। इसके सामने आपके आदेश 13 में प्रावधान किए गए हैं। फिर विवादकों का स्थिरीकरण एवं सुनवाई का निस्तारण, पहली सुनवाई। तो आदेश 14 में आपके विवादकों के स्थिरीकरण और विधि विवादक के आधार पर, यदि विधि विवादक, एक तो विवादों का स्थिरीकरण होगा, और अगर विधि के विवादक हैं और विवादों के आधार पर अगर उन पर रजामंदी हो गई है तो वहाँ पर भी न्यायालय आदेश 14 में ऐसे विवादकों की रचना करेगा। आदेश 15 वाद की प्रथम सुनवाई पर निपटारा होना। तो वाद का प्रथम सुनवाई पर निपटारा, यदि मामला न्यायालय को लगता है कि विवादक आदेश 14 में स्थिर करने के बाद मामला प्रथम सुनवाई में उसका निपटारा हो सकता है, तो न्यायालय आदेश 15 में प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा करेगा। फिर है साक्ष्य को पेश करना, बहस और शपथ पत्र ग्रहण करना। यदि वाद का निपटारा जो है आपके आदेश 15 में नहीं होता है तो न्यायालय साक्ष्यों को सम्मन करेगा। इसके संबंध में धारा 31 में प्रावधान किया गया है। साथ में यदि आवश्यक हो तो न्यायालय मामले को बीच बीच में स्थगन दे सकता है, और स्थगन नहीं है तो फिर वाद की सुनवाई चलेगी, साक्ष्यों की परीक्षा होगी अर्थात बहस होगा, और आवश्यक हो तो शपथ पत्र भी मामले में दिए जाएंगे। इसके बाद जब बहस पूरी हो जाती है तब न्यायालय निर्णय सुनाता है, और निर्णय के अनुसरण में डिक्री तैयार की जाती है। तो इस संबंध में आपके जो प्रावधान है धारा 33, 34, 35 है, इनके बारे में प्रावधान है, जिसमें बताया है 33 में निर्णय और डिक्री है। इसके संबंध में आदेश आपके 20 निर्णय और डिक्री है। इसके अलावा जो ब्याज हैं, खर्चे हैं, तंग करने वाले दावों में प्रतिरक्षा के लिए खर्चे हैं या विलम्ब करने वाले खर्चे आदि के लिए आदेश 20 के, और ये धाराएं आपकी जो आपके सामने हैं इनमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद जब न्यायालय निर्णय सुना देता है, डिक्री तैयार कर देता है, तो उस डिक्री का निष्पादन किया जाना है। और डिक्री का निष्पादन जो है आपके सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 में डिक्री और आदेशों के निष्पादन के बारे में प्रावधान है, और धारा 37 से लेकर 74 तक में, 36 से लेकर 74 में आपके निष्पादन से संबंधित प्रावधान किया गया है, किसी डिक्री और आदेश का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो आज जो हमने आपके सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर की, कोई भी वाद न्यायालय में किन किन चरणों से होकर के गुजरता है, और उसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के जो आदेश और धाराएं जो बच्चों को अधिकतर कंफ्यूज करते हैं, उनका सबका एक समागम, उनको सबको हमने एक साथ रख दिया है, जिससे बच्चों की सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो वीडियो है पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये जो टॉपिक था आज का हमारा, ये CPC सिविल प्रक्रिया संहिता को आसान बनाने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।